मैंने आपको कहा कि जब भी आप कोई प्रपोजल लिखते हो, कोई भी आप राइटअप लिखते हो ना, कोई भी आप राइटिंग वाला काम करते हो, उसमें आपका इंट्रोडक्शन, बॉडी और क्लोजिंग, ये तो आपकी मेन चीजें हैं, ठीक है ना। लेकिन हर चीज का थोड़ा सा स्टाइल, थोड़ा सा वे डिफरेंट हो जाता है बस। ठीक है, इनका सिर्फ डिफरेंस यही आ जाता है। अब आपको कंटेंट ऑफ प्रपोजल की अगर हम बात करें, क्योंकि ये स्पेसिफिक है प्रपोजल, तो अब इसमें सॉलिसिटेड प्रपोजल और अनसॉलिसिटेड प्रपोजल की बात आ जाती है। ठीक है, अब सॉलिसिटेड प्रपोजल वो प्रपोजल होते हैं जिनमें आप, मैंने आपको पहले कहा, क्वेश्चनायर्स आप बना के आप डिफरेंट पीपल के उसमें आइडियाज ले सकते हो, ऐसे ही मैंने कहा ना। सॉलिसिटेड प्रपोजल बेसिकली आपका ये होता है जिसमें आप अपने पीपल्स को इन्वॉल्व करते हो, अपनी ऑडियंस को इन्वॉल्व करते हो। अंडरस्टैंड? माइक ऑफ कर ले। तो मैंने आपको कहा कि जो आपके सॉलिसिटेड प्रपोजल होते हैं, इनमें आप पीपल को इन्वॉल्व करते हो। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात है। जरूरी नहीं है जो आपकी इधर स्लाइड्स में लिखी हुई वो जो मैं बता रही होती हूँ, ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आप अपने प्रिपरेशन करेंगे, जब आप अपने एमसीक्यूज बनाएंगे, आप अपने साथ साथ लेक्चर सुनेंगे और उस जो मैं बोल रही होती हूँ आप वो भी साथ साथ लिखते जाया करेंगे। ठीक है, ये भी आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको लेक्चर में ये बात बताई गई है। ठीक है, मैम सॉलिसिटेड की एग्जांपल वैसे ही हो सकते हैं ना, जैसे हम ऑनलाइन कोई सर्वे फॉर्म फिल करते हैं। मैं वही या आपको बताने लगी हूँ, अभी दोबारा सुन लें। जी आप ठीक कह रहे हैं। सॉलिसिटेड वो होते हैं जैसे हम लोगों को इन्वॉल्व करेंगे उसमें। जैसे आपने एलएमएस की ऐप बनाई, मैंने उसको कहा कि आपने स्टूडेंट से उसका क्वेश्चन फिल करवाना है। ठीक है, जैसे अभी ये स्टूडेंट भी कह रहे थे, तो वो क्या है, हम लोगों को इन्वॉल्व करके अपना प्रपोजल सबमिट करवा रहे हैं। उनकी, हम उनको बताते हैं कि जब प्रपोजल सबमिट में हम लिख देते हैं कि इतने परसेंट पीपल का ये आइडिया है, इतने परसेंट पीपल्स का ये आइडिया है। अंडरस्टैंड? और अनसॉलिसिटेड में ये होगा कि हम सिर्फ अपना व्यू देखते हैं और हम उसको सबमिट करवा देते हैं। ठीक है, जो सॉलिसिटेड होते हैं इसमें हम अटेंशन देखते हैं पीपल्स की, और उनके एक्शंस, जो भी उनके एक्शंस होंगे उनकी बेस पे हम ये प्रपोजल बनाते हैं। और क्योंकि जब वो उस चीज में उनका, जब हम भी उनका इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, देन ही तो हम उस चीज को देख पाएंगे ना कि इनका क्या है। अब देखिए, क्वेश्चन सेंड किया, अगर आपके ग्रुप में आज ही कोई क्वेश्चन सेंड कर दिया जाए तो कितने परसेंट पीपल उसको सॉल्व करेंगे? नहीं, मैं कह देती हूँ कि कोई 1 या 2 करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी अटेंशन ग्रैप नहीं की। लेकिन अगर आपको कोई कहता है कि भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपका ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, तो सब स्टूडेंट की अटेंशन हुई इस चीज की, उन्होंने इसको इंटरेस्ट लिया इसमें और उन्होंने इसको सॉल्व किया। अगर आपको सिंपल कोई भी इस तरह का कर दे, कोई एग्रीकल्चर फील्ड का आपको सेंड कर दे, क्या आप उसको सॉल्व करोगे कभी भी क्वेश्चन को? नहीं, हम लोग इस तरह नहीं करते। ठीक है, जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है, जिस चीज में हमें लगे कि हमारा फायदा है, हम उस चीज को ही सॉल्व करते हैं। ऐसे ही है ना, अगर हमारी पाकिस्तानी आवाम की बात की जाए तो आपने लोगों के इंटरेस्ट को माइंड में रखते हुए आपने वो क्वेश्चन आयर बनाना है, आपने अपने प्रपोजल को उन तक पहुंचाना है। ठीक है, अनसॉलिसिटेड की जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, इसमें पीपल इन्वॉल्व नहीं होते। आपके 2 एमसीक्यूज तो यहीं से बन गए। ठीक है, जब चीजें बता रही होती हैं उनके एमसीक्यू साथ साथ बनाया करें, आपके लिए अच्छा होगा। सॉलिसिटेड वो जिनमें पीपल इन्वॉल्व होंगे और आप अपना प्रपोजल सबमिट करवाओगे। अनसॉलिसिटेड वो जिसमें आप पीपल्स को इन्वॉल्व नहीं करते, आप अपने व्यूज बताते हो। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटजीज ऑफ प्रपोजल। अब देखें, ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, अगर आप इनको माइंड में रख लेंगे आपका प्रपोजल A1 सबमिट होगा। ठीक है, जब देखें, अब अगर आपने डिपार्टमेंट में सबमिट करवाना है ना प्रपोजल, उसका वे आपका डिफरेंट होगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे डिपार्टमेंट वालों ने पता है कि हम बिगनर्स हैं और हम किस तरह से इस प्रपोजल को लिख रहे हैं। जब आप HEC में, आप वो बहुत ज्यादा फॉर्मल है, ऐसे ही है ना, उनको क्या पता आप किस लेवल के हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अब जिन स्टूडेंट्स ने उनको करवाया होगा ना, उन्होंने ये चीजें सारी माइंड में रख के काम किया होगा। ठीक है, उन्होंने कोई छोटा मोटा प्रपोजल इस तरह का, ये जैसे स्टूडेंट लेवल का मैंने आपको अभी दिखाया था, ये 2 बच्चियों ने मुझे चेक करवाया, इस तरह का आप प्रपोजल नहीं उन्हें सबमिट करवाओगे कभी भी। उनका एक प्रॉपर वे होगा, प्रॉपर टोन होगी, प्रॉपर स्टाइल होगा। ठीक है, उसके थ्रू आप करवाओगे और तभी वो आपका अप्रूव होगा। अगर इस तरह का कोई आप प्रपोजल सबमिट करवाओगे वो रिजेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? क्योंकि देखिए, जो बंदा एक्सपीरियंस होता है, जो ये चीजें देखता रहता है, उसको तो देखते ही पता चल जाता है कि ये चीज कैसी है। ठीक है ना, तो आप अपना लेवल नहीं देखेंगे, जिसको आपने सबमिट करवाना है आप उसका लेवल इसमें देखते हुए काम करेंगे। अंडरस्टैंड? उसके बाद स्ट्रेटेजीज इसमें क्या क्या यूज करते हैं? डिमॉन्स्ट्रेट योर नॉलेज, जैसे ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद प्रोवाइड कंक्रीट एग्जांपल्स, रिसर्च द कंपटीशन, ऑफर अ वर्केबल प्रपोजल, रिलेट टू योर ऑडियंस नीड्स एंड प्रेजेंट एन अट्रैक्टिव पैकेज। ओके, डिमॉन्स्ट्रेट योर नॉलेज की अगर आप बात करें तो आपने जो भी राइटअप करना है वो इस तरीके का करना है, उसका नॉलेज और उसका एक्सपीरियंस। ठीक है, आपने अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस इस वे में लिखना है कि जो रीडर उसको रीड करे उसको लगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है, आपने अपने नॉलेज को इस वे में एक्सप्लेन करना है। अगर आप अपनी एक्सप्लेनेशन ही सही तरह नहीं दे पाते, देन आप फेल हो इस चीज में। ऐसे ही है ना। प्रोवाइड कंक्रीट इन्फॉर्मेशन एंड एग्जाम्पल, अवॉइड वेग।
अनस्पॉटेड जनरलाइजेशन, इसका आप क्या मतलब, वेग का मतलब होता है मशकूक, मशकूक चीजें आपने इसके अंदर नहीं ऐड करनी, ठीक है। लाइक किस वे में मैं कह रही हूँ, जैसे आप अपना व्यू समझा सकते हो, मतलब आप ना इसमें ये कह सकते हो, आप ना कोई चीज बताना चाह रहे हो लेकिन आप उसको फिर भी मशकूक रख रहे हो, उसको डिटेल नहीं बता रहे, ठीक है। मशकूक की यही चीज होती है ना, आप उसको जनरलाइज कर देते हो बहुत ज्यादा, ठीक है। आपने उसको अनजनरलाइज करके बताना है, कि मतलब उसको आपने खुल के बताना है कि हमारा ये प्रॉब्लम था और उसमें ये चीज है। अब अगर एक स्टूडेंट इस तरह का प्रपोजल सबमिट करवा देता है कि नोटिफिकेशन शो नहीं हो रहे, अब ये उसने वेग कर दिया, उसने ना एक मशकूक रख दिया। अब सबको क्या, किसी को क्या पता पढ़ने वाले को कि कौन से नोटिफिकेशन इसको शो नहीं हो रहे, आपने तो इसकी डिटेल नहीं बताई, ऐसे ही था ना। तो आपने इसको डिटेल्ड प्रोजेक्ट अपना एग्जाम्पल्स के थ्रू उनको प्रपोजल सबमिट करवाना है, ताकि उनको पता चल जाए कि अच्छा ये स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, इसलिए ये प्रपोजल हमारे पास आया और अब ये स्टूडेंट इस वे में इसको बनाना चाह रहा है, ठीक है। स्पेल आउट योर, वो कह रहा है अवॉइड वेग अनस्पॉटेड जनरलाइजेशन, इसकी बजाय आप क्या करेंगे, इंस्टेड स्पेल आउट योर प्लान। आप अपने स्पेल आउट कर दोगे अपने प्लान को, गिव डिटेल्स, जैसे मैंने आपको अभी बताया, आप चीजों को जनरलाइज नहीं करेंगे बल्कि आप उनको ना डिटेल बताओगे उसकी, ठीक है। उनको सॉरी स्पेसिफिक नहीं करोगे, आप उसको जनरलाइज्ड वे में आप उसको बताओगे, ठीक है। और वो जो डिटेल्स ऑन हाउ द जॉब विल बी डन, कि आप किस तरह से ये काम करेंगे, आप उसको डिटेल में बताओगे। रिमेंबर दैट कंक्रीट एग्जाम्पल परसुएड रीडर्स, ठीक है। जो भी आप एग्जांपल्स दोगे वो रीडर्स को ही अट्रैक्ट करेंगे, ये मेरी बात याद रखिएगा। लेकिन अगर आप अनस्पॉटेड जनरलाइजेशन दोगे देन वो रीडर को जल्दी से परसुएड नहीं कर पाएंगी, ठीक है। अनस्पॉटेड जनरलाइजेशन क्या होगी, जैसे मैंने आपको कहा, आप कोई भी काम करो, एक काम दूसरे काम को सपोर्ट कर रहा हो, एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ को सपोर्ट कर रहा हो, आप इस वे में चीजें लिखोगे, अंडरस्टैंड। रिसर्च द कॉम्पिटिशन, हमारा थर्ड स्टेप आ गया। अब आपने देखना है आपके कॉम्पिटिटर्स किस वे में काम कर रहे हैं। देखें, आपको पता है कि आए दिन ना ये क्या उसका नाम है, एंड्रॉयड और आईफोन, इनका बहुत ज्यादा कंपटीशन चल रहा है, ऐसे ही है ना, ठीक है। मार्केट में जैसे ही कोई आईफोन आता है उसके साथ ही कोई सैमसंग का या फिर ओप्पो का इस तरह का फोन आ जाता है जिसमें सारी तकरीबन वही चीजें होती हैं, ऐसा है कि नहीं है। उनके जितने फीचर्स हो रहे होते हैं वो मैच हो रहे होते हैं। मैम तो अब देखें, आपने इसमें क्या करना है, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स किस वे में काम कर रहे हैं। अब देखें, आईफोन आ रहा है मार्केट में, ठीक है। अब जैसे ही आईफोन आया उसके साथ ही ओप्पो वाला आ गया। अब वो उनका एक जो आईफोन वाले ना, उनको एक स्ट्रेस वे में उनकी चीज है कि हाँ ये कैसे इनको हमारी इन्फॉर्मेशन पता चल रही है कि हम इसमें ये फीचर्स लेके आ रहे हैं और ये भी साथ ही ये फीचर्स ले आते हैं, उनके लिए तो ये स्ट्रेसेबल बात है ना। तो आप अपना काम इस वे में करेंगे, जो आपका कॉम्पिटिटर होगा वो हैरान हो जाए कि मतलब किस वे में ये वही चीजें ऐड कर रहा है जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और किस वे में आपकी चीज इंडिविजुअल। अब देखिए, जो आईफोन है और जो एंड्रॉयड है उसमें क्या डिफरेंसेस है। अगर उसमें फीचर भी सेम है तो ज्यादा लोग क्यों एंड्रॉयड की तरफ आ रहे हैं और बहुत कम क्यों आईफोन की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ इसमें क्या उसका नाम है, पैसों की बात आ जाती है ना। जिसके पास ज्यादा पैसे है वो आईफोन की तरफ चला जाता है, जिसके पास कम पैसा है वो एंड्रॉयड की तरफ आ जाता है। सिर्फ उसमें मेन तो यही चीज आ रही है, बाकी फीचर्स तो सेम है, ऐसे ही है ना। और एक और चीज इसमें आ जाती है, आईफोन जो होता है वो जो एंड्रॉयड होता है वो इजी टू यूज होता है, ऐसे ही है ना। आईफोन के कुछ फीचर स्पेसिफिक हैं जिनको आप लोग जस्ट आईफोन में ही यूज कर सकते हो। उसमें हैंड फ्री भी मतलब जो होती है वो उसी की स्पेसिफिक होती है, जो भी आप उसमें एक्सटर्नल चीजें यूज करते हो वो उसी की स्पेसिफिक होती हैं, ऐसे है कि नहीं है। लेकिन एंड्रॉयड में कोई भी किसी के साथ भी अटैच हो जाता है। तो जो चीजें इजी टू यूज होती हैं पीपल ज्यादा उन्हीं की तरफ ग्रैब होते हैं, ठीक है। उनमें एप्स जो अगर आप डाउनलोड करें, आप गूगल प्ले स्टोर से नहीं कर सकते, उनका अपना एक स्टोर होता है उससे करते हैं, ठीक है ना। तो आप उसमें ये चीज आपने पीपल की अटेंशन को अपनी तरफ ग्रैब करने, आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए जब आप कोई ना कोई प्रपोजल सबमिट करवा रहे हो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एंड काउंटरिंग व्हाट योर कॉम्पिटिटर्स हैव टू ऑफर विल हेल्प यू स्ट्रेस व्हाट योर सोल्यूशन इज द ऑप्टिमल चॉइस, व्हाई योर सोल्यूशन इज द ऑप्टिमल चॉइस। आप इस वे में उनको बताओगे कि क्यों आपका ही जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल चॉइस है, ठीक है। ऑप्टिमल मीन्स होता है बेस्ट, ठीक है। आप उनको इस वे में एक्सप्लेन करोगे पर जिसको आप प्रपोजल सबमिट करवा रहे हो कि हमारा जो सोल्यूशन है वही बेस्ट है जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप अपने कॉम्पिटिटर्स का फीचर्स के साथ मैच करके अपना बता रहे होते हो, ठीक है। फिर आप उसके अंदर कोई ना कोई स्पेसिफिक एक चीज एक्स्ट्रा डाल देते हो उनसे ज्यादा, जिसकी तरफ लोगों की अटेंशन ज्यादा आएगी। आप अपनी प्राइस टैग लो कर देते हो, ठीक है। अगर आपका कॉम्पिटिटर उसको 1 लाख में उसको उसकी अर्निंग हो रही है उसी चीज से, आप उसको 80,000 में कर देते हो, तो लोग किसकी तरफ ज्यादा आएंगे, 80,000 वाले की तरफ, ऐसे ही है ना। कुछ ना कुछ आपके अंदर फीचर इस तरह का रख देते हो कि जो लोगों के अटेंशन को ग्रैब करता है, ठीक है। प्रूव दैट योर प्रपोजल इज वर्केबल, योर प्रपोजल मस्ट बी अप्रोप्रिएट एंड फिजिबल फॉर द ऑडियंस।
आपका प्रपोजल अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है, ऑडियंस के लिए फिजिबल होना चाहिए। फिजिबल मीन्स कि उनको यूज करना आती हो वो चीजें, ये ना हो कि वो चीजें खरीद लें, बाद में वो उसको सीखने के लिए उनको अलग से क्लासेस लेनी पड़े कि ये चीज किस तरह से हम इसको यूज करेंगे। आपको इस तरह से अपने फोन बनाने चाहिए, आपको इस तरह से अपना कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहिए जिसके लिए लोगों को अलग से उसके सीखने के लिए ना जाना पड़े, ठीक है। वो बस एक दो दफा यूज करें, उन्हें पता चल जाए कि अच्छा ये चीज इस वे में यूज होगी। अडॉप्ट योर एटीट्यूड, हमने ये बात पहले भी पढ़ी थी, आपने अपना एटीट्यूड इसमें रखना है। अपने प्रोडक्ट, रिलेट योर प्रोडक्ट सर्विस और पर्सनल टू द रीडर्स एग्जैक्ट नीड्स, जो भी उनकी एग्जैक्ट नीड्स है आप उसके अकॉर्डिंग रखेंगे अपना जो भी उसके अंदर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, उनकी नीड को देखते हुए। अब देखें जो सिंपल पहले फोन थे उनमें भी हम फोन कर सकते थे, ठीक है, जो पहले हमारे पास फोन थे। अब ये वाले जो एंड्रॉइड फोन आए हैं इनमें भी हम फोन कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर एक्स्ट्रा चीजें क्या क्या है, इनमें कैमरा के फिजिबिलिटी आपके पास है, इनमें आपके पास ईमेल, क्योंकि ये आपका बेसिकली डेस्कटॉप है जो आपका एंड्रॉइड फोन है, ऐसी है ना, ये चलता फिरता कंप्यूटर है आपके हाथ में एक। तो आपने इस तरह की सर्विस लेके आनी है जो लोगों की नीड को कैप्चर करे, ठीक है। पैकेज योर प्रपोजल अट्रैक्टिवली, मेक श्योर योर प्रपोजल इज लेटर परफेक्ट, इनवाइटिंग एंड रीडेबल। वो यही चीज कह रहे हैं कि आपने अपना इस तरह से करना है कि लोगों की अट्रैक्शन को ग्रैब करे, लेटर परफेक्ट हो आपका, उसका मीन्स के जो भी आप प्रपोजल सबमिट करवाओ, ठीक है, उस पर रीडेबल हो, ये ना हो कि अंडरस्टैंडेबल ही ना हो और आप उसको सबमिट करवा रहे हो। तो जब भी कोई फॉर्मल टोन आप स्ट्रेटेजीज आप उसमें अप्रोप्रिएट टोन रखते हो वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है, ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछें, ये तो हम नेक्स्ट चलते हैं। अब आ गया आपका प्रपोजल लिखने का स्टाइल, इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट आ गया उसका बॉडी और उसकी क्लोजिंग, ठीक है, जो हम तीन चीजें पीछे पढ़ के इनको हम किस वे में पढ़ेंगे। अब इंट्रोडक्शन में हम बार बार ये चीजें पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन में आप मेन तीन ये चीजें बताते हो, चार, बैकग्राउंड, सोल्यूशन, स्कोप, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इनको इसलिए मैंने अलग से भी लिख दिया और इसको आपके सामने एक्सप्लेन भी कर दिया ताकि कोई भी पॉइंट अगर ना समझ आए आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। बैकग्राउंड, इसका मुझे बताने का तो नहीं है, बैकग्राउंड में आपको बार बार बता चुकी हूँ, जो लोगों ने पहले काम किए हैं उनको आप एक्सप्लेन करते हो अपने इंट्रोडक्शन में, पहले ये काम हो चुका, मैं इसको इस वे में कर रहा हूं, अंडरस्टैंड। बाद सोल्यूशन आप बताते हो, ठीक है, अपने इसका सोल्यूशन बताओगे। ब्रीफली डिस्क्राइब द चेंज यू प्रपोज एंड हाईलाइट योर की सेलिंग पॉइंट्स एंड देयर बेनिफिट्स। उनका आप सोल्यूशन में आप यही चीजें बताते हो ना कि इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उनके सेलिंग पॉइंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। अपना प्रपोजल को किस तरह से आप उनकी प्रॉब्लम को प्रेजेंट करते हो, अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन को आपने इसमें प्रेजेंट करना है बस, कि पहले ये काम हुआ था, उनमें ये प्रॉब्लम थी, मैंने उसको ये सोल्यूशन दिया, ठीक है, आप इस वे में लिखते हो। उसके बाद आप उसका स्कोप बताते हो कि ये किन लोगों को कैप्चर करेगा, इनकी बाउंड्रीज कहाँ तक होंगी, ठीक है। व्हाट यू विल एंड विल नॉट डू, स्कोप में आप हमेशा ये चीज बताते हो, क्या आप करोगे और क्या आप नहीं करोगे। दिस ब्रीफ सेक्शन में बी ऑल्सो लेबल्ड डेलिनेशंस, अंडरस्टैंड। उसके बाद रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, orient the reader to the remainder of the proposal and call attention to the major divisions of thought, ठीक है। आप इसमें क्या करते हो, आप अपने आपका जो, क्योंकि ये प्रपोजल है आपका, बेसिकली आपका प्रोजेक्ट नहीं है जिसको आप सबमिट करवा रहे हो, प्रपोजल में आप बता रहे हो कि मेरा ये बैकग्राउंड पीपल्स ने ये काम किया था, उसका मैं इस तरह से सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, इन लोगों के लिए बना रहा हूँ। जैसे आप मैंने कहा पहले मैं सैप बना रहे हो तो वो स्पेसिफिक किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप एंड्रॉइड फोन बना रहे हो वो स्पेसिफिक किसके लिए, पब्लिक के लिए, ठीक है, जो उसको यूजर्स हैं। अगर आप कोई और चीज डेवलप कर, जैसे मैंने आपको इन्वेंट्री की स्टार्ट में एग्जांपल दी थी, वो किसके लिए था, वो भी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, तो आप जिनको दोगे आप उसकी ऑर्गेनाइजेशन का भी साथ लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका बॉडी, बॉडी के अंदर भी आपकी तीन चार चीजें आ जाएंगी, जिनमें आपका प्रपोज सोल्यूशन आ जाएगा, वर्क प्लान आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन और कॉस्ट, ठीक है। इसमें प्रपोज सोल्यूशन में आप अगर देखें तो प्रपोज सोल्यूशन वो जो आपने उनको करना है, ठीक है। दिस सेक्शन डिस्क्राइब व्हाट यू हैव टू ऑफर, आप क्या ऑफर कर रहे हो उनको, आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विस क्या है, अंडरस्टैंड। शो योर प्रोडक्ट और सर्विस विल बेनिफिट योर रीडर, अगर आप बॉडी में अपना सारा कुछ एक्सप्लेन कर देते हो ना तो ठीक है, क्योंकि प्रपोजल इतना बड़ा नहीं होता बेसिकली। अगर आप छोटे से छोटा प्रोजेक्ट कर रहे हो, ये आपका 1 to 2 पेजेस का अगर आप सबमिट करवा रहे हो, जैसे आप HEC को करवाना था सबमिट, तो वो हो सकता है आपका 10 पेजेस तक चला जाए, ठीक है। इतना बड़ा नहीं होता, मीन्स कि इसके लिए आप पूरी बुक नहीं लिखते। अगर आप जितना फॉर्मल लिखोगे, अगर आपका रिसर्च उसमें ज्यादा है, आप उतना ज्यादा उसमें लिख पाओगे, मैंने आपको पहले भी ये बात कही है।
तो आप अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करते हो उसमें। अगर आप अपना प्रोडक्ट और सर्विस शो करवा दोगे कि मैंने किस तरह से इसकी सर्विस प्रोवाइड करूंगा, किस तरह से लोगों को बेनिफिट देगा, देन रीडर के लिए इजीली होगा उसको एक्सेप्टेबल करना, ठीक है। पॉइंट आउट एडवांटेजेस दैट यू हैव ओवर योर कॉम्पिटिटर्स, वही चीज मैंने आपको भी बताई। आपके कॉम्पिटिटर ने अगर आईफोन बनाया है और आप एंड्रॉइड बना रहे हो, दोनों की चीजें सेम है, लेकिन उनके फीचर्स कहाँ पे आके डिफरेंस हो जाते हैं, आप ये चीज पॉइंट आउट करके उनको बताओगे, ठीक है, कि आप लोगों को किस तरह से एडवांटेज देंगे और वो किस तरह से नहीं दे रहे थे, ठीक है। आप उनके साथ अपने आप को कॉम्पिटिट करके देन आप बताओगे, ठीक है। वर्क प्लान, दिस एलिमेंट डिस्क्राइब हाउ यू विल अकम्प्लिश व्हाट मस्ट बी डन। वर्क प्लान, क्योंकि आप पता है जब आप अपना सोल्यूशन पर पोस्ट कर देते हो देन आप अपनी प्लानिंग की तरफ आते हो कि हम किस वे में प्लान करके इसमें क्या क्या चीजें, आपको कितना टाइम लगेगा, इसमें कौन से मेथड्स आप यूज करेंगे, ठीक है, आप सारा कुछ इसमें बता रहे होगे। अंडरस्टैंड, कितना टाइम लगेगा, कौन से मेथड, कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करके आप इसमें काम करोगे, कितने पर्सन्स को आप इन्वॉल्व करोगे इसमें, कौन सा एरिया आपका इन्वॉल्व होगा, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। स्टेटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, इसमें आपका एक्सपीरियंस आ जाएगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप फर्स्ट करें, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें ना, बेसिकली जो आपका डिपार्टमेंट है ये भी आपके, अगर आप अपने व्यू से बात करो, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है एक किस्म की, ऐसे ही है ना, तो आप उसके सारे बताओगे कि क्या उसने आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है, ठीक है। अगर आप मतलब जैसे देखें, अब आपको पता है हम प्रपोजल क्यों एचईसी को सबमिट करवाते हैं, ताकि उनसे हम मनी ले सके, ठीक है। उनको उन बच्चों को इसकी जो थी मनी भी मिली थी इसकी, जब उन्होंने अपना प्रपोजल सबमिट करवाया था ना कि हमें इतने पैसों की नीड है, ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास ये फैसिलिटी नहीं है, हम एचईसी से ये लेना चाहते हैं, तो इस चीज की आपको मनी भी मिलती है, आप अपना टारगेट बताते हो उन्हें वहां पे, ठीक है। अंडरस्टैंड। उसके बाद आ जाती है आपकी कॉस्ट। Estimating cost is difficult, so prove that your costs are realistic by breaking them down in detail. Then your reader can see how you got your number of each category. ये अब कॉस्ट का एस्टिमेट आपने लगाना है, इसमें आपने अपने रीडर को बताना है कि कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से लेबर आपके काम करेंगे, कौन कौन सा मटेरियल होगा, ट्रांसपोर्टेशन अगर आप उसमें यूज कर रहे हो क्या आएगा, आपकी ट्रेनिंग, आपके ट्रैवल, हर चीज आप उसमें अपना एक्सपेंस ना आप उसमें, ये बेसिकली आपका होता है फिजिबिलिटी स्टडी होती है, जिसके अंदर आप ये सारी चीजें बताते हो, ठीक है। कॉस्ट वाली सारी चीजें फिजिबिलिटी स्टडी में आप बताते हो। अंडरस्टैंड, बॉडी की समझ आ गई आपको। ये सारी चीजें आप उनको प्रपोज करके बताओगे। जब उन स्टूडेंट्स ने कॉस्ट का एस्टिमेट लगाया होगा, फिर एचईसी ने इसको अप्रूव करने में टाइम इसलिए लगाया क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि क्या वाकई स्टूडेंट को इसकी नीड पड़ेगी इस चीज में, क्योंकि उनके हार्डवेयर यूज होते हैं, ठीक है, डिफरेंट, तो उन्होंने ये सारी चीजें देख के उनको अप्रूव किया होगा। उन्होंने मे बी उसके लिए 5 लाख तक इसमें उनसे डिमांड किया हो, और फिर उन्होंने अपना स्ट्रेटजीज देखी कि क्या वाकई 5 लाख लगेगा इस पे, अगर लगेगा उन्होंने फिर इसका किया होगा ना रिसर्च उसके बारे में, फिर उन्होंने अप्रूव करके उसको दिया है, ठीक है। उसके बाद आ गई आपकी क्लोजिंग। क्लोजिंग में बेसिकली हम लोग लिखते हैं की पॉइंट्स हैं, बेनिफिट्स हैं, क्वालिफिकेशन और कमिटमेंट्स, ठीक है। उसके सारे की पॉइंट्स, उसकी बेनिफिट्स, क्योंकि आप क्लोजिंग की तरफ आ रहे होते हो, और अपनी क्वालिफिकेशंस, कमिटमेंट्स, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद आता है पावर ऑफ इमेज इन प्रपोजल। खैर है, आज आप लोग मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, साथ साथ सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे? जी जी यस मैम सुन रहे हैं। समझ आ नेट का रही भी है? इशू है समझ आ रही है? जिनको नेट का इशू है रिकॉर्डेड मैम प्लीज लेक्चर कर ले लीजिएगा। जी मैम समझ आ रही है। ठीक है, मैम नेट का इशू है मैम, कभी आवाज आती है कभी आपकी नहीं आ रही। चलें, अगर नेट का इशू ना बाद में रिकॉर्डेड सुन लीजिएगा, ठीक है, लेकिन आप लेक्चर में रहें क्योंकि बस अब एंड होने वाला है, मैं आपकी अटेंडेंस लूंगी दोबारा से, ठीक है। ठीक है मैम। उसके बाद आ जाता है पावर ऑफ इमेज इन प्रपोजल। देखिए मैंने आपको बार बार कहा, जब भी आप कोई काम करते हैं, आप सबने कल लीफलेट्स बनाए हैं ना सबने, अब उसमें आपने डिफरेंट इमेजेस यूज किए हैं और टेक्स्ट यूज किया है, ठीक है ना। तो अब मुझे ज्यादा चीज क्या ग्रैब करेगी उसमें, अगर आपने किसी ने एजुकेशनल बनाया, उसमें आप किसी इंस्टीट्यूट की इमेज डाली होगी, किसी स्टूडेंट की डाली होगी, जिसके सर पे कोई स्टूडेंट कैप होगी, ठीक है, इस तरह की डाली होंगी ना आप लोगों ने, तो वो क्या करती है, जैसे ही मैं इमेज को देखूंगी ना, तो आपको पता है मुझे वो चीज समझ आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो वन इमेज होती है वो डिस्क्राइब करती है 1000 वर्ड, ठीक है। अगर मैं उसके टेक्स्ट पढ़ने लग गई, मुझे वो चीज में भी ना क्लियर हो, लेकिन अगर आपने मुझे जो आपने फ्लायर दिया या ब्रोशर जो भी आपने मुझे दिया है, लीफलेट सॉरी, उसमें आपने मुझे अगर इमेज, पहले पेज पे आपने इमेज डाल दी, नीचे उसका टाइटल डाल दिया, तो मैं सबसे पहले मेरी नजर किस पे जाएगी, इमेज के ऊपर जाएगी, ऐसे ही है ना। तो आपको पता है आपकी जो एक इमेज होती है वो मल्टीपल वर्ड्स को डिस्क्राइब कर देती है, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसके टेक्स्ट की, मुझे पता चल जाएगा ये एजुकेशनल पर्पस का आपका लीफलेट है, ठीक है।
तो आपने इस चीज को अपने माइंड में ये भी आज जब प्रपोजल सबमिट करवाओ आप उसमें अपने डिफरेंट इमेजेस भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आप अपने प्रोजेक्ट की अपने प्रोडक्ट की इमेजेस यूज कर सकते हो, इनहेंस करते हो टेक्सचुअल मैसेजेस, ठीक है। आपके इमेज आपके टेक्सचुअल मैसेज को इनहेंस कर देता है, रिप्लेस कर देता है वर्बल मैसेज को, ठीक है। कन्वे करता है कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को, होल्ड करता है पीपल्स अटेंशन को। अगर आप इमेजेस यूज करोगे अपने प्रोजेक्ट में, ये इमेज की पार आपको बता रही हूँ प्रपोजल में, ठीक है, ये सारे काम करता है। इनहेंस करेगा, रिप्लेस करेगा, कन्वे करेगा, होल्ड करेगा पीपल अटेंशन को, कम्युनिकेट करेगा डाइवर्स ऑडियंस को, और कन्वे करेगा कोनोटेटिव मीनिंग को, ठीक है। कोनोटेटिव होता है डिटेल्ड मीनिंग को, ठीक है, उसका मफहूम होता है। नेक्स्ट जने यूजेस ऑफ चार्ट्स इन प्रपोजल। अब आपको इमेज की पावर समझ आ गई कि जो इमेज होती है वो आपके 1000 वर्ड्स को डिस्क्राइब कर रही होती है। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। वन इमेज डिस्क्राइब 1000 वर्ड्स, अंडरस्टैंड। उसके बाद फिर इमेज के पार अगर आप देखते हो ये चीजें कैप्चर कर लेती है। आपके टेक्सचुअल मैसेजेस को भी आपको नहीं पढ़ना पड़ता। आपका मैम स्लाइड शो नहीं हो रही, बताएं तो सही मुझे। पावर ऑफ इमेज वाला ही आ रहा है मैम। अच्छा ठीक है, आ तो रहा है ना, वेट मैं दोबारा हो रही है मैम। ठीक है, पावर ऑफ इमेज वाली ही मैं बता रही हूँ कि एक इमेज की इतनी पावर होती है कि वो इन सारी चीजों को अपने अंदर ले लेती है, ठीक है। मैंने आपको कहा आपने लीफलेट कल बनाया उसमें सबने इमेजेस यूज की हैं। अब देखें जो देखने वाला है, जो रीडर है, वो इजीली उस इमेज के थ्रू समझ जाएगा कि ये बिजनेस लीफलेट इसने मुझे दिया है या फिर एजुकेशनल लीफलेट दिया है, ऐसे ही है ना। वो आपके इन सब वर्ड्स को डिस्क्राइब करेगा, मैं आपको ये बातें कह रही हूँ, अंडरस्टैंड। उसके बाद आ जाता है आपका यूजेस ऑफ चार्ट इन प्रपोजल। अगर आप अपने प्रपोजल में चार्ट्स का यूज करते हो ना, देन क्या क्या आपके पास बेनिफिट्स है इसके। एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इलस्ट्रेट द पोजीशन, यूनिट्स और फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द वे दे इंटररिलेट। अब मैं आपको बात बताऊं ना, देखो अगर आपने कहीं चार्ट देखा हो, जैसे मैंने आपको कहा आपने बैकग्राउंड नॉलेज इसमें यूज करना है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको कहा आपने इसमें बैकग्राउंड नॉलेज यूज करना है। अब आप कहेंगे कि पहले लोगों ने इस पे ये काम किया, अब इसको आप ना चार्ट के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हो। आप कहोगे 2010 आप चार्ट एक बनाओ, आप पता है यहाँ पे ऑटोमेटिकली चार्ट्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, वर्ड पे और पावर पॉइंट पे। आप सिंपल अपनी वैल्यूज देते हो, आप कहोगे 2010 से लेकर 2020 तक मैंने एक चार्ट बनाया, तब इतने पीपल लोगों ने, इतने % पीपल से इसको यूज किया। देखें जो एंड्रॉइड फोन थे वो एंड्रॉइड फोन में आपको पता है कैमरे का यूजेज, अगर आप लिखो एंड्रॉइड फोन में कैमरे का यूजेज 2010 में अगर 20% था, 2015 में इसका यूजेज हो गया आपके पास कितना, हम कह सकते हैं कि 70% हो गया, ठीक है। और अब 2020 में इसका जो परसेंटेज था एक एंड्रॉइड फोन के कैमरे को यूज करने का, वो हो गया 95%, ठीक है ना। 95% इसको अच्छा समझते हैं कि एंड्रॉइड फोन में कैमरा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसकी निकालो तो आप चार्ट के थ्रू इजी, अगर आप एक पैराग्राफ लिखो, क्या वो इजीली लोगों के पीपल को अटेंशन को ग्रैब करेगा, या अगर आप उसको चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर दो वो आपके अटेंशन ग्रैब करेगा? बताएं, आप खुद अपना पॉइंट बताएं। चार्ट में, तो चार्ट के थ्रू चार्ट इजीली आपके सारे फंक्शंस डिफाइन कर सकता है ना, आपकी तमाम उसकी जो भी आप एक्सप्लेन करना चाहो। नीचे आप बेशक उसका पैराग्राफ लिख दो, लेकिन मेरा यही है कि जब आप किसी को प्रपोजल सबमिट करवाओ ना, उसको डायग्राम्स को चार्ट्स के थ्रू समझा दो, उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपकी पैराग्राफ को पढ़ने की, ठीक है। An organization's normal communication channels are almost impossible to describe without the benefit of a chart like the one in this slide. Okay? These charts are not limited to the organization structure. वो कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि ये चार्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे ही इंपॉर्टेंट है, नहीं, ठीक है, आप इनको कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो चार्ट्स का यूज आप लोग अपने प्रपोजल में कर सकते हो। सक्सेसफुल प्रपोजल अब कौन से होते हैं ये देख लें। सक्सेसफुल इंटीग्रेशन ऑफ टेक्स्ट एंड विजुअल इन्वॉल्व्स 4 डिसीजन। आपके पास ये 4 डिसीजन आएंगे, ठीक है। पहला डिसीजन कौन सा है? बैलेंसिंग विजुअल एंड टेक्स्ट। अगर आप अपना चाहते हो ना मेरा प्रपोजल सक्सेसफुल हो और इजीली एक्सेप्टेबल हो और जल्दी से हो जाए, देन आपने उसको बैलेंस किस चीज को करना है? उसके विजुअल को और उसके टेक्स्ट को बैलेंस करना है, रेफर करना है, ठीक है। रेफरिंग का मतलब है कि वो एक दूसरे को टेक्स्ट और आपका जो विजुअल का मतलब है जो नजर आ रहा है, वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को रेफरेंसिंग दे रहा हो कि ये चीज इससे मैच हो रही है, ठीक है। प्लेसिंग द विजुअल एंड इन द डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद राइटिंग टाइटल्स एंड अदर डिस्क्रिप्शन, वही चीज के आप हेडिंग और सब हेडिंग में इसको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। दैट्स इट, ये आपकी लास्ट स्लाइड थी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछें। प्रपोजल ऑफ रिपोर्ट इजीली क्लियर हो गया सबको? मैम वन इमेज डिस्क्राइब 1000 वर्ड्स। यस मैम। यस मैम। जी आप क्या कह रही हैं? मैं पूछ रही हूँ कि आपने कहा था